वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 5 ज्योतिबा बाई फुले। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये प्रत्यक्ष नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा बाई फुले के नाम का शुमार नहीं है। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि हैं। ज्योतिबा बाई फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार को समर्थक नहीं थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधन समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य उनका प्रमाण है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई तो फुले ने तत्काल उत्तर दिया सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए। विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण रसमा गए। महात्मा ज्योतिबा बाई फुले ने वन जाति और वन व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे के पूरक बताया। उनका कहना था कि राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठगांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। उनका कहना था कि जिस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा बाई फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, सतकरे अचत्ता, अछूत, किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक सत्या धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है जिस परिवार में पिता बौद्ध और माता ईसाई बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो वह परिवार का एक आदर्श परिवार है। आधुनिक शिक्षा के बारे में फूले कहते हैं यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सर्व उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना किसे चाहिए। ऐसी शिक्षा स्वाभाविक है कि मानसिक विकसित वन का प्रतिनिधित्व करने वाले और वन ग्रीन समाज सुधार न चाहने वाले तथाकथित सम्राट सीमाक्सों ने महात्मा फूले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। यह ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का भी पर्दाफाश करता है। 1883 में ज्योतिबा बाई फुले ने बहुचर्चित ग्रंथ शंकरयता आषाढ़ के पोदगात में लिखे हैं विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वृत्त गई, वृत्त बिना शूद्र गए। इतने अर्थात एक अविद्या ने किए। महात्मा ज्योतिबा बाई फुले ने लिखा है कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ ना पाए। जैसे स्वतंत्रता पुरुष लेता है वैसी ही स्वतंत्रता स्त्री को ले तो पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम। ये पक्षपात है। ज्योतिबा बाई ने स्त्री समानता के प्रतिनिष्ठ करने वाली नई विवाह वृत्ति की रचना की। पूरी विवाह वृत्ति से उन्हें ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्हें एक मंगलाष्ट विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए। वह चाहते थे कि विवाह वृत्ति में पुरुष प्रधान संस्कृति के समस्तक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वह सारे निकाल दिए जाएं। जिनके स्थान पर ऐसे मंत्र हो जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सके। ज्योतिबा बाई ने जिन मंगलाष्टों की रचना की उसमें वधू वर से कहती हैं स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार देंगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने देंगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधू की ही नहीं गुलामी से मुक्ति चाहने वाले हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा बाई फुले ने हर संभव प्रयत्न किए। 1800
88 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग ना करें। महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार देते थे। जिस दिशा में अग्रसर उनका पहला कदम था अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित करना। ज्योतिबाबाई ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना भी सिखाया। सावित्रीबाई भी बचपन से शिक्षा में रुचि थी और उनकी ग्रहशक्ति तेज थी। उनके बचपन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। 6-7 साल की उम्र में वह हट बाजार अकेली ही चली जाती थी। एक बार सावित्री सिकल गांव के हट में गई। वहां कुछ खरीद कर खाते खाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मिशनरी स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं। एक लाट साहब ने उसे खाते हुए और रुक कर गाना सुनते देखा तो कहा, इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही स्त्री सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। लाट साहब ने कहा, अपनी अच्छी लड़की हो तुम, ये पुस्तक ले जाओ, तुम्हें पढ़ना ना आए तो भी इसके चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर जाकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाई। आग बबूला होकर पिता ने उसके कूड़े में फेंक दिया। ईसाइयों में ऐसी चीज़ें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी और सारे कुल को भ्रष्ट करेगी, तेरी शादी कर देनी चाहिए। सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर एक कोने में छुपा दी। सन 1840 में ज्योतिबा फुले से विवाह होने पर वह सामने सामान के साथ उस किताब को सहेज कर ससुराल ले गई और शिक्षित होने के बाद वह पुस्तक पढ़ी। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार मेठ निवासी भीड़े के बड़े में पहली बार कन्याशाला की स्थापना हुई। पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी। भारत में 300 सालों के इतिहास में इस तरह का काम नहीं हुआ था। शूद्र और सुदृढ़ लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशाला खुलने में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को लगातार व्यवधानों, अड़चनों, लालचनों और बहिष्कारों का सामना करना पड़ा। ज्योतिबा फुले के धर्मवीरू पिता के पुरोहित और रिश्तेदार के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर छोड़ देने पर मजबूर किया। सावित्री जब पढ़ने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में अड़िट रहे। 1840-1890 तक 50 वर्ष तक ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने एक प्रण होकर अपने मिशन को पूरा किया। कहते हैं एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ज्योतिबाबाई और सावित्रीबाई फुले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मशीनरी महिलाओं की इस तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करना या बाल हत्या प्रतिबंध गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना और उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना या महार चमार का मांग जाति के लोगों की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देकर अपने घर के पानी का हौद सभी जातियों के लिए खोल देना, हर काम पति पत्नी के डंके की चोट पर किया और कुर्तियों अंधश्रद्धा और पारिवारिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियों को ध्वज कर दलितों शोषितों के हक में खड़े हुए। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिनिधि जाने माने तब प्रति साथ रहने के कई वर्षों के बाद अलग होते ही एक दूसरे को संपूर्ण नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ खोदने पर आमादा हो जाते हैं। महात्मा ज्योतिबाबाई और सावित्रीबाई का एक दूसरे के प्रति और एक
लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दायित्व की मिसाल बनकर चमकता है। ये अध्याय पूरा हुआ। हम बोलेंगे नेक्स्ट अध्याय में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।